साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तक श्रृंखला का आज हम अगला जो अध्याय है, बाबा साहब अम्बेडकर एवं लोकतांत्रिक राजनीति की नींव, इसका पाठ करेंगे। ये इसके जो लेखक हैं आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी हैं एसआर दारापुरी जी। तो उनके द्वारा जो ये लिखित अध्याय है, बाबा साहब अम्बेडकर एवं लोकतांत्रिक राजनीति की नींव। डॉक्टर अम्बेडकर दलित राजनीति के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने ही भारत के भावी संविधान के निर्माण के संबंध में लंदन में 1930-32 में हुए गोलमेज सम्मेलन में दलितों को एक अलग अल्पसंख्यक समूह के रूप में मान्यता दिलाई थी और अन्य अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग अधिकार दिए जाने की मांग को स्वीकार करवाया था। अब ये कितना महत्वपूर्ण है, ये देखने की बात है कि यदि इस देश का जो अनुसूचित जाति समुदाय है, जो जिसको जबरन हिंदू कहा जाता है और हिंदू कह के उसके ऊपर सारे शोषण, जुल्म, अत्याचार, यदि उसको भी एक सेपरेट कम्युनिटी का दर्जा जो बाबा साहब ने दिलवाया था, यदि वो एक सेपरेट कम्युनिटी होती तो शायद वो एक इंसान मानी जाती। लेकिन अब इसको आगे देखते हैं कि और अन्य अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह अलग अधिकार दिए जाने की मांग को स्वीकार करवाया था। 1932 में जब कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत दलितों को भी अन्य अल्पसंख्यकों की तरह अलग मताधिकार मिला तो गांधी जी ने उसके विरोध में यह कहते हुए इससे हिंदू समाज टूट जाएगा, आमरण अनशन की धमकी दे डाली, जबकि उन्हें अन्य अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। अंत में अनुचित दबाव में मजबूर होकर डॉक्टर अम्बेडकर को गांधी जी की जान बचाने के लिए पूना पैक्ट करना पड़ा और मजबूरन दलितों के राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार की बलि देनी पड़ी तथा संयुक्त चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्वीकार करनी पड़ी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के अनुसार नया कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट 1936 में लागू हुआ। इसके अंतर्गत 1937 में पहला चुनाव कराने की घोषणा की गई। इस चुनाव में भाग लेने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की और बम्बई प्रेसिडेंसी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 15 सीटें जीती। इसके बाद उन्होंने 19 जुलाई 1942 को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। 19 जुलाई 1942 को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। इस पार्टी से उन्होंने 1946 और 1952 में चुनाव लड़े, परंतु इसमें पूना पैक्ट के दुष्प्रभाव के कारण उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। फलस्वरूप 1952 और 1954 के चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं हार गए। अंत में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई नाम से नई पार्टी बनाने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने इस पार्टी का संविधान भी बनाया। वास्तव में यह पार्टी उनके परिनिर्वाण के बाद 3 अक्टूबर 1957 को अस्तित्व में आई। इस विवरण के अनुसार बाबा साहब ने अपने जीवन काल में 3 राजनीतिक पार्टियां बनाई। इनमें से वर्तमान में आरपीआई अलग अलग गुटों के रूप में मौजूद है। वर्तमान संदर्भ में यह देखना जरूरी है कि बाबा साहब ने जिन राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से राजनीति की, क्या वह जाति की राजनीति थी या विभिन्न वर्गों के मुद्दों की राजनीति थी। इसके लिए उनके द्वारा स्थापित पार्टियों के एजेंडा का विश्लेषण कर जरूरी है। सबसे पहले बाबा साहब की स्वतंत्र मजदूर पार्टी को देखें। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बयान में पार्टी को के बनाने के कारणों और उसके काम के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज पार्टियों को संप्रदाय के आधार पर संगठित करने का समय नहीं है, मैंने अपने मित्रों की इच्छाओं से सहमति रखते हुए पार्टी का नाम तथा इसके प्रोग्राम को विशाल बना दिया है ताकि अन्य वर्ग के लोगों के साथ राजनीतिक सहयोग संभव हो सके। पार्टी का मुख्य केंद्र बिंदु तो दलित जातियों के 15 सदस्य ही रहेंगे, परंतु अन्य वर्ग के लोग भी पार्टी में शामिल हो सकेंगे। पार्टी के घोषणा पत्र में भूमिहीन
गांव किसानों और पट्टेदारों और मजदूरों की ज़रूरतों और समस्याओं का निवारण, पुराने उद्योगों की पुनर्स्थापना और नए उद्योगों की स्थापना, छोटी जोतों की चकबंदी, तकनीक शिक्षा का विस्तार, उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण, भूमि के पट्टेदारों का जमींदारों द्वारा शोषण और बेदखली, औद्योगिक मजदूरों के संरक्षण के लिए कानून, सभी प्रकार की कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावाद को दंडित करने, दान में मिले पैसे से शिक्षा प्रसार, गांव के नजरिए को आधुनिक बनाने के लिए सफाई और मकानों का नियोजन और गांव के लिए हॉल, पुस्तकालय और सिनेमाघर आदि का प्रावधान करना था। पार्टी ने मुख्यतया किसानों और गरीब मजदूरों के कल्याण पर बल दिया था। पार्टी की कोशिश लोगों को लोकतंत्र के तरीकों से शिक्षित करना, उनके सामने सही विचारधारा रखना और उन्हें कानून द्वारा राजनीतिक कार्रवाई के लिए संगठित करना आदि था। इससे स्पष्ट है कि इस पार्टी की राजनीति जातिवादी न होकर वर्ग और मुद्दा आधारित थी और इसके केंद्र में मुख्यतया दलित थे। यह पार्टी बंबई विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस की विपक्षी पार्टी थी। इस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत जनोपयोगी कानून बनवाए थे। इस पार्टी के विरोध के कारण ही फैक्ट्रियों में हड़ताल पर रोक लगाने संबंधी औद्योगिक विवाद बिल पास नहीं हो सका था। ये कितनी महत्वपूर्ण जानकारी इस अध्याय में हमें मिल रही है, ये गौर करने की बात है। अब बाबा साहब द्वारा 1900 जिस चीज़ से हम लोग अब अनभिज्ञ हैं, जो हमको पता ही नहीं है, जो हमको बताया ही नहीं गया, तो ऐसे इसमें एक एक करके अध्याय आ रहे हैं, इसको आप लोग गौर से सुनिएगा। अब बाबा साहब द्वारा 1942 में स्थापित ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उद्देश्य और एजेंडा को देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सत्ताधारी कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच संतुलन बनाने के लिए तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करने की बात कही थी। पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ मुख्य मुद्दे थे, मसलन सभी भारतीय समानता के अधिकारी हैं, सभी भारतीयों के लिए धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की पक्षधरता, सभी भारतीयों को अभाव और भय से मुक्त रखना राज्य की जिम्मेवारी है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संरक्षण, आदमी का आदमी द्वारा, वर्ग का वर्ग द्वारा और राष्ट्र का राष्ट्र द्वारा उत्पीड़न और शोषण से मुक्ति और सरकार की संसदीय व्यवस्था का संरक्षण, आर्थिक प्रोग्राम के अंतर्गत बीमा का राष्ट्रीयकरण और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना और नशेबंदी का निषेध था। यद्यपि यह पार्टी पूना पैक्ट के कारण शक्तिशाली कांग्रेस के सामने चुनाव में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु पार्टी के एजेंडे और जन आंदोलन जैसे भूमि आंदोलन आदि के कारण अछूत एक राजनीतिक झंडे के तले जमा होने लगे, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ने लगा। फेडरेशन के प्रोग्राम से स्पष्ट है कि यद्यपि इस पार्टी के केंद्र में दलित थे, परंतु पार्टी जाति की राजनीति की जगह मुद्दों पर राजनीति करती थी और इसका फलक व्यापक था। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि बाबा साहब ने बदलती परिस्थितियों और लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर एक नई राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा 14 अक्टूबर 1956 को की थी और इसका संविधान भी उन्होंने ही बनाया था। इस पार्टी को बनाने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी पार्टी बनाना था जो संविधान में किए गए वादों के अनुसार हो और उन्हें पूरा करना उसका उद्देश्य हो। वे इसे केवल अछूतों की पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि एक जाति या वर्ग के नाम पर बनाई गई पार्टी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, वह केवल दबाव डालने वाला ग्रुप ही बन सकती है। आरपीआई की स्थापना के पीछे कुछ मुख्य ध्येय था, जैसे नंबर 1, समाज व्यवस्था में विषमताएं हटाई जाएं ताकि कोई विशेषाधिकार प्राप्त तथा वंचित वर्ग न रहे। नंबर 2, 2 पार्टी सिस्टम हो, एक सत्ता में दूसरा विरोधी पक्ष। तीसरा, कानून के सामने समानता और सबके लिए एक जैसा कानून हो। चौथा, समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना। पांचवां, अल्पसंख्यक लोगों के साथ समान व्यवहार। छठा, मानवता की भावना जिसका भारतीय समाज में अभाव रहा है। पार्टी के संविधान की प्रस्तावना में पार्टी का मुख्य लक्ष्य व उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता को प्राप्त करना था। पार्टी का कार्यक्रम बहुत व्यापक था। पार्टी की स्थापना के पीछे बाबा साहब का उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक लोग, गरीब मुस्लिम, गरीब ईसाई, गरीब तथा निचली जाति के तथा कमजोर वर्ग के, अछूत पिछड़ी जातियों के लोग, आदिम जातियों के लोग, शोषण का अंत,
न्याय और प्रगति चाहने वाले सभी लोग एक झंडे के तले संगठित हो सकें और पूंजीपतियों के मुकाबले में खड़े होकर संविधान तथा अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। दलित राजनीति और संगठन, जो भगवान दास द्वारा लिखित उस पुस्तक से उद्धृत है। आरपीआई की विधिवत स्थापना बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद 1957 में हुई और पार्टी ने नए एजेंडे के साथ 1957 व 1962 का चुनाव लड़ा। पार्टी को महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी अच्छी सफलता मिली। शुरू में पार्टी ने जमीन के बंटवारे, नौकरियों में आरक्षण, न्यूनतम मजदूरी, दलितों से बौद्ध बने लोगों के लिए आरक्षण आदि के लिए संघर्ष किया। पार्टी में मुसलमान, सिख और जैन आदि धर्म के लोग शामिल हुए। उनमें पंजाब के जनरल राजिंदर सिंह स्पैरो, दिल्ली में डॉक्टर अब्बास मलिक, उत्तर प्रदेश में राहत मोलाई, डॉक्टर छेदीलाल साथी, नासिर अहमद, बंगाल में श्री एस.एच. घोष आदि प्रसिद्ध व्यक्ति और कार्यकर्ता हुए। 1964 में 6 दिसंबर से फरवरी 1965 तक पार्टी ने स्वतंत्र भारत में जमीन के मुद्दे को लेकर पहला जेल भरो आंदोलन चलाया, जिसमें 3 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ता जेल गए। सरकार को मजबूर होकर भूमि आवंटन और कुछ अन्य मांगें माननी पड़ी। अब ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ लोगों को जो ज़मीनें मिली उसका इतिहास उन लोगों को नहीं मालूम है। ये किस तरीके से, किन आंदोलनों के फलस्वरूप जो कुछ लोगों को लगा ये सरकारों ने हमारे ऊपर रहमो करम कर दिया या हमें ज़मीनें दी, हमें पट्टे दिए, लेकिन ये ज़मीनें भी किन आंदोलनों के फलस्वरूप मिली, ये एक जानने और समझने की बात है। तो पहला जेल भरो आंदोलन चलाया जिसमें 3 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ता जेल गए। सरकार को मजबूर होकर भूमि आवंटन और कुछ अन्य मांगें माननी पड़ी। इस दौर में आरपीआई दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई, परंतु 1962 के बाद यह पार्टी टूटने लगी। इसका मुख्य कारण था कि इस पार्टी से उस समय की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को महाराष्ट्र में खतरा पैदा हो रहा था। इस पार्टी की एक बड़ी कमजोरी थी कि इसकी सदस्यता केवल महारों तक ही सीमित थी। कांग्रेस के नेताओं ने इस पार्टी के नेताओं की कमजोरियों का फायदा उठाकर पार्टी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेता दादा साहब गायकवाड़ को पटाया और उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इस पर पार्टी 2 गुटों में बंट गई। गायकवाड़ का एक गुट कांग्रेस के साथ था, जबकि दूसरा बीडी खोबरागड़े गुट विरोध में था। इसके बाद अलग नेताओं के नाम पर अलग गुट बनते गए और वर्तमान में यह कई गुटों में बंटकर बेअसर हो चुकी है। इन गुटों के नेता रिपब्लिकन नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, परंतु उनका इस पार्टी के मूल एजेंडे से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे अपने अपने फायदे के लिए अलग पार्टियों से समझौते करते हैं और यदा कदा लाभ भी उठाते हैं। अब ये देखिए, आज का ये कितना महत्वपूर्ण अध्याय था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारतीय राजनीति में किस तरीके से एक स्वतंत्र राजनीति के पक्ष की बात कही थी, और उन्होंने 1936 में बताइए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना दी। उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई और 14 अक्टूबर 1956 को ये आरपीआई बनाई, जिसका भारत की राजनीति में ये राजनीतिक मुद्दों को शामिल करने में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ये हमें सब जानने समझने की ज़रूरत है, जिसे आज तक हमें जानने नहीं दिया गया, या ये कहीं भी, ये बहुत मुश्किल से कुछ लोग ही इन सब बातों को, इस इतिहास को जानते हैं। तो ये हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस क्या चरित्र रहा है और कांग्रेस ने किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के दौर में उनके राह में बाधाएं डाली, और उसके बाद जो उनका विजन था, जो आरपीआई बनाकर उसको किस तरीके से ध्वस्त किया, ये सारी बातों को भी हमें समझना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले अध्याय में हम बाबा साहब अंबेडकर एवं भविष्य की आर्थिक नीति, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। यदि ये चर्चा ये आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। ये जिम्मेदारी अब आपकी भी है, तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।